सुषमा नाम की एक औरत अपने बच्चों आरुष और नैना के साथ रहती थी। बड़ा बेटा आरुष और छोटी बेटी नैना। आरुष दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन सुषमा और नैना के मन में हिंसा कूट कूट कर भरी हुई थी। वो दोनों हमेशा दूसरों से जलती थी, कभी भी किसी को खुश नहीं देख पाती थी, जिस वजह से पड़ोसियों ने भी उनसे बात करना बंद कर दिया। एक दिन, माँ, तुम हमेशा इन पड़ोसियों के बारे में इतना गलत क्यों बोलती हो? कभी तो किसी के बारे में कुछ अच्छा बोला करो। तू चुप कर, तुझे इस समाज के बारे में कुछ नहीं पता। खुद तो तू बस पूरा दिन अपने ऑफिस में बिजी रहता है। हाँ भैया, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको अपने काम से फुर्सत मिले तब तो आप दुनियादारी के बारे में जानोगे ना। तुम लोगों से तो कुछ कहना ही बेकार है। आरुष ने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। एक रोज उनकी रिश्तेदारी में किसी लड़के की शादी थी। उसकी दुल्हन बहुत ही सुंदर थी। उसे देख सुषमा ने नैना से कहा, काश कि मुझे भी इतनी ही सुंदर बहू मिले। मुझे तो लगता है अब आरुष की भी शादी करवानी ही पड़ेगी। मुझे भी चाहिए गोरी चिट्टी सुंदर बहू। हाँ, मुझे भी चाहिए ऐसी सुंदर सी भाभी। ठीक है, फिर मैं जल्द ही उससे इस बारे में बात करती हूँ। लेकिन सुषमा आरुष से अपने दिल की बात कह पाती उससे पहले ही एक रोज आरुष गले में वरमाला पहने एक काली सी लड़की के साथ घर आता है। उन दोनों के गले में वरमाला देखकर तो नैना और सुषमा के होश ही उड़ गए। माँ, मैं जानता हूँ कि आप बहुत गुस्सा होंगी ये देखकर कि मैंने आपको बिना बताए शीतल से शादी कर ली है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछकर शादी करता तो आप इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहती, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। एक बेटा था मेरा, क्या क्या अरमान सोच कर रखे थे मैंने तेरी शादी के लिए। इस काली चुड़ैल से शादी करने से पहले तुझे एक बार भी अपनी माँ का ख्याल नहीं आया? माँ, जरा सोच समझ कर बोलिए, अब ये मेरी पत्नी है। थोड़ा शांत रहिए जी, भला कोई अपनी माँ से इस तरह बात करता है क्या? भैया, इससे शादी करने से पहले कुछ तो सोचा समझा होता। भला प्यार में क्या सोचना समझना? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। माँ, अभी तुम किसी से कुछ मत कहो। अगर तुमने कुछ भी जहर उगला तो ऐसा ना हो कि भैया घर छोड़कर ही चला जाए। माँ, हमें माफ कर देना। इसके बाद आरुष और शीतल सुषमा के पांव छूते हैं और फिर आरुष शीतल को अपने कमरे में लेकर चला जाता है। धीरे धीरे ये बात आस पड़ोस और सभी रिश्तेदारों में फैल जाती है। 2 दिन बाद सुषमा के रिश्तेदार नई बहू को देखने आते हैं। अरे वाह सुषमा, तुम्हारी बहू तो बड़ी ही खूबसूरत है। हाँ हाँ, इसकी खूबसूरती के आगे तो चांद भी फीका है। ये बात सुनकर आरुष और शीतल वहां से चले जाते हैं। तभी उनमें से एक औरत, क्या यार सुषमा, बुरा मत मानना, लेकिन तेरे बेटे की चॉइस बड़ी ही बेकार है। अरे भगा कर लाना ही था तो कोई गोरी चिट्टी लड़की लेकर आता, इस काली कलूटी को ले आया। अब तुम्हारी आने वाली पुश्तें भी काली ही होंगी। तुम चिंता मत करो दीदी, इस काली छोरी को तो मैं अपने घर से निकाल कर ही दम लूंगी। शादी के 1 हफ्ते बाद जब आरुष ऑफिस चला जाता है तो पीछे से सुषमा और नैना मिलकर शीतल पर जुल्म करने लगी। साथ ही उससे घर का सारा काम करवाती, लेकिन इसके बाद भी शीतल हंसते हंसते उनके जुल्म सह लेती। कुछ दिनों बाद शीतल प्रेग्नेंट हो गई। सुषमा और नैना ने इन 9 महीनों में भी उससे घर का सारा काम लिया और उस पर जुल्म करती रही। फिर 9 महीने बाद शीतल ने एक बेटी को जन्म दिया। उसकी बेटी का रंग भी शीतल की तरह ही पक्का था। जहां सुषमा और नैना बिल्कुल भी खुश नहीं थे, तो वहीं आरुष और शीतल अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थे। देखो तो शीतल, मेरी राजकुमारी कितनी सुंदर है। अरे देखो, अपने पापा की बात पर कितना खुश हो रही है। पापा की परी है मेरी लाडू तो। हाँ बिल्कुल, अपनी माँ पर जो गई है तो खूबसूरत तो होगी। वो दोनों अपनी इस छोटी सी दुनिया में खुश थे, लेकिन कुछ रोज बाद आरुष का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया और वो काम के लिए दूसरे शहर चला गया। अब शीतल और उसकी बेटी अकेली थी। मानो सुषमा और नैना तो बस इस पल की ताक में थी। एक रात जब शीतल सो रही थी तो उन दोनों ने मिलकर उसका गला घोंटकर उसको मार डाला। मेरा कमाल का आइडिया था ना माँ, एक तीर से 2 निशाने एक साथ। बिल्कुल सही कहा मेरी बच्ची। अब तू देखना, मैं अपने बेटे के लिए कितनी सुंदर लड़की लेकर आऊंगी। एक इच्छाधारी नागिन उस जंगल से गुजर रही थी। तभी उसे किसी बच्ची के रोने की आवाज आती है। नागिन उसकी आवाज सुनकर वहां आती है और उसे रोता देख नागिन को उस पर दया आ जाती है। नागिन अपनी जादुई शक्ति से सारी घटना देख लेती है। फिर वो अपनी शक्ति से उस बच्ची के अंदर समा जाती है। कुछ ही देर में बच्ची वहां से गायब हो जाती है। कुछ दिन बाद आरुष वापस अपने घर लौटता है।
घर आकर वो शीतल और बच्ची को ढूंढने लगता है। शीतल, अरे कहाँ हो तुम? और मेरी राजकुमारी, वो कहाँ है? बहू तो घर पर नहीं है बेटा। क्यों, बाजार गई है क्या माँ? हमें क्या पता कहाँ गई। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके जाने के बाद हर रोज घर में कोई गैर मर्द आता था और घंटों भाभी के साथ कमरे में बंद रहता था। हाँ बेटा, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा, और फिर एक रोज वो उसके साथ अपनी बेटी को लेकर कहीं चली गई। शीतल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? उसने मेरे साथ धोखा किया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे बेटा, तू क्यों उसके चक्कर में पड़ा है? मरने दे उसे, जहां भी जाए हमारी बला से। अपनी मर्जी से गई है, हमने तो घर से नहीं निकाला ना उसे। खैर छोड़ ये सब, हमने तेरे लिए एक लड़की देखी है। मेरी मान तो तू उससे शादी कर ले। अरे जब तेरी बीवी अपने बारे में सोच सकती है तो तू क्यों नहीं? तू भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ मेरे बच्चे। अपनी माँ की बात मानकर आरुष शादी के लिए हाँ कर देता है। सुषमा आंचल नाम की एक खूबसूरत लड़की से उसकी शादी करवा देती है। आंचल दिखने में खूबसूरत थी, इसीलिए सभी को पसंद थी। लेकिन खूबसूरत होने के साथ साथ आंचल दिल की भी बहुत अच्छी थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही आंचल गर्भवती हो जाती है। कुछ महीनों बाद ही उसका पेट काफी आगे निकल जाता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी की तुलना में उसका पेट कुछ ज्यादा ही निकला हुआ था। एक रोज उसके पेट में बहुत ही तेज दर्द उठता है। आरुष उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है, जहां डॉक्टर आंचल का चेकअप करके उसकी डिलीवरी कर देते हैं और बाहर आकर आरुष से कहते हैं, मुबारक हो, तुम्हें बेटी हुई है। मगर मगर क्या डॉक्टर? आपकी बीवी के पेट से एक नहीं बल्कि 12 लड़कियों ने जन्म लिया है। क्या 12? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? डॉक्टर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता और सचमुच उसकी 12 बेटियां होती हैं। ये बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। फिर वो तीनों एक एक करके बच्चों से मिलने आते हैं। सुषमा नैना से कहती है, अरे ये कैसी चुड़ैल बहू ले आए हम। एक साथ 12 बच्चों को कौन जन्म देता है, और वो भी सारी लड़कियां। राम 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 राम, बेचारे मेरे बेटे पर एक साथ कितना बोझ पड़ गया। सही कह रही हो माँ, ये तो सचमुच चुड़ैल है, चुड़ैल। 2 दिन बाद आंचल की अस्पताल से छुट्टी हो जाती है और वो अपनी 12 बेटियों को लेकर घर आ जाती है। एक रात जब सभी अपने अपने कमरे में सो रहे होते हैं तो नैना के कमरे में एक साथ 12 नागिन घुस आती हैं और नैना को जकड़ लेती है। नैना की सांस फूलने लगी। वो चिल्लाने की कोशिश करने लगी, कोई बचाओ, बचाओ मुझे कोई। मगर वो चिल्ला भी नहीं पाई क्योंकि नागिन ने उसका मुंह और गर्दन पूरी तरह जकड़ ली थी। कुछ ही देर में नैना ने दम तोड़ दिया। तभी वहां आरुष, आंचल और सुषमा पहुंच जाती हैं। हे राम, एक साथ इतनी नागिन! मार डाला मेरी इकलौती बेटी को, मार डाला इन्होंने। तभी एक नागिन ने कहा, और अब अगला नंबर तेरा है चुड़ैल, मरने के लिए तैयार रह। नहीं, ऐसा मत करो। आखिर क्या चाहती हो तुम और क्यों कर रही हो ये सब? तभी वो सभी नागिन एकजुट हो जाती हैं और एक बच्ची में बदल जाती हैं और कहती हैं, मैं आपकी और शीतल माँ की बेटी हूँ पापा। आज मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ। तभी वो अपनी जादुई शक्ति से टीवी लाती है जिसमें वो सारी घटना दिखती है जो शीतल और उसकी बेटी के साथ हुई थी। माँ, आपने मुझसे झूठ कहा कि मेरी शीतल मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई है। छी माँ, छी। आप दोनों इस सजा के हकदार हो। आप दोनों के साथ तो यही होना चाहिए। बदला लेने के लिए पापा, मैंने इसी घर में पुनर्जन्म लिया। मैं अपनी मरी हुई माँ का बदला लेने आई हूँ पापा। इसके बाद वो बच्ची फिर से 12 नागिनों में बदल जाती है और सुषमा को जकड़ लेती है। मुझे माफ कर दे आरुष, अब मुझे बचा ले बेटा। आपके किए की सजा तो आपको भुगत नहीं होगी माँ। आप इसी लायक हो। कुछ ही देर में सुषमा के प्राण निकल जाते हैं। नागिन बच्ची वहां से गायब हो जाती है। आरुष और आंचल जब वापस अपने कमरे में जाकर देखते हैं तो वहां 12 की जगह एक ही बच्ची होती है जो बिस्तर पर पड़े हुए मुस्कुरा रही होती है। आंचल और आरुष उसे गले से लगा लेते हैं। फिर आरुष जंगल जाकर शीतल का कंकाल लेकर आता है और एक साथ अपनी माँ, बहन और शीतल का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार कर देता है। उस दिन के बाद से आरुष हर रोज नाग देवता की मूर्ति को दूध अर्पित करता है। आरुष और आंचल अपनी बच्ची को खूब लाड प्यार करते हैं। मेरे हाथ नागमणि लग गई है। अब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन तभी सुलेखा नागिन उसके सामने आई और उसे डस लिया। उस आदमी के हाथ से नागमणि नीचे गिर गई और उस आदमी की मौत हो गई।
नागमणि कोई बच्चों का खिलौना नहीं है जो जब चाहे चुरा ले। ये नागिनों का अहंकार है, अहंकार। इसे चुराने से पहले मुझसे सामना करना पड़ेगा। ये बात तो सच है कि नागमणि बहुत ही सुंदर और दुर्लभ चीज है, इसीलिए हर कोई नागमणि पाना चाहता है। लेकिन सुलेखा नागिन नागमणि की पहरेदारी कर रही है। नागराज ने उसे ये जिम्मेदारी दी है। बचपन से ही सुलेखा बहुत जिद्दी है। बचपन में नागमणि की रक्षा करते हुए उसके माता पिता का देहांत हो गया था। हरिहर नाम का एक बूढ़ा आदमी एक बार जंगल में नागमणि को चुराने आया था। तब सुलेखा बहुत छोटी थी। मेरी जानकारी के हिसाब से नागमणि इसी जंगल में कहीं है। बस एक बार मिल जाए, उसके बाद तो मजे ही मजे होंगे। मैं करोड़पति बन जाऊंगा। हरिहर नागमणि ढूंढने लगा और जंगल के बीचों बीच एक सुरंग के अंदर उसे नागमणि मिल गई। लेकिन तभी सुलेखा के माता पिता वहां आ गए और उस बुढ़े को डस लिया। हरिहर के पास चाकू था। हरिहर ने चाकू से दोनों को मार डाला और नागमणि छोड़कर तुरंत भाग गया। माँ, पिताजी, ये क्या हो गया? आप दोनों क्यों चले गए मुझे छोड़कर? नागराज वहां आ गए और दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। हे नागराज, जिसने भी मेरे माता पिता को मारा है, मैं उसके वंश को निर्वंश कर दूंगी। वाह सुलेखा, तुम हो असली नागिन। आज से इस नागमणि की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सुलेखा पहरेदारी करने लगी। उधर हरिहर घर पहुंचा और उसकी सांस फूलने लगी। क्या हुआ है दादाजी? आपको क्या हुआ है? मुझे नागिन ने डस लिया है बेटा। मैं नागमणि की खोज करने गया था। ये सांप और नागिन बहुत भयंकर प्राणी हैं। उनसे बच के रहना। ये बोलकर हरिहर ने अपनी सांस त्याग दी। राहुल बड़ा गुस्सा हो गया। वो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था। मेरे दादाजी को जिसने भी मारा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और मेरे दादाजी की आखिरी इच्छा, वो नागमणि, मैं हासिल करूंगा। ये मेरा वादा है। और ऐसे ही दोनों तरफ एक जंग की सूचना हो गई। और ऐसे ही कुछ साल बीत गए। राहुल बड़ा हो गया और उधर सुलेखा नागिन भी बड़ी हो गई। राहुल नागमणि चुराने का प्लान बनाने लगा और सुलेखा उसके माता पिता के हथियारों को ढूंढने लगी। सुलेखा जंगल से बाहर आती थी और पूरा शहर छान मारती थी। उसने उस बुढ़े का चेहरा देखा था। वो चेहरा मैं कभी नहीं भूलूंगी। मुझे उसे मारना है। लेकिन सुलेखा को यह पता नहीं था कि वो बुढ़ा उसी दिन मर गया था। ऐसे ही एक दिन वो रास्ते में भटक रही थी, तभी अचानक से एक गाड़ी ने उसे धक्का मार दिया। मेरा पैर! सुलेखा दर्द से तड़पने लगी और तभी वहां राहुल आ गया। अरे क्या हुआ आपको? आप चिल्ला क्यों रही हो? उस गाड़ी ने मुझे धक्का मार दिया है। तुम शहर वालों में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मतलब तुम इस शहर से नहीं हो क्या? कहाँ से हो तुम? जंगल से। जंगल से? मतलब जंगल में कौन सा इंसान रहता है? सुलेखा से गलती हो गई, इसीलिए उसने तुरंत कहा, नहीं, मेरा मतलब मैं गांव से हूँ। अच्छा, तो ये बात है। मैंने सुना है कि गांव की लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं। सुलेखा शर्मा गई। राहुल सुलेखा को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सुलेखा की पल्स चेक करते हुए कहा, अरे तुम्हारी त्वचा इतनी ठंडी क्यों है? इंसानों को तो ऐसा नहीं होता है। वो मुझे एक बीमारी है, आप जल्दी से दवाई दीजिए। डॉक्टर और राहुल ने उस बात को इग्नोर कर दिया। नागिनों का शरीर ठंडा होता है, ये राहुल को भी पता है। लेकिन राहुल सुलेखा के प्यार में पागल हो गया है, इसीलिए उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। सुलेखा राहुल के साथ उसके घर गई। सुनो, तुम आज यहाँ रह सकती हो। वैसे तुम शहर किस लिए आई थी? मुझे किसी को ढूंढना है। कोई खो गया है क्या? नहीं, उसने मेरे माँ बाप को मार डाला है और मुझे पता है कि वो शहर में ही रहता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ हूँ सुलेखा। ये बोलकर राहुल ने सुलेखा को गले लगा लिया। सुलेखा भी राहुल को पसंद करने लगी, लेकिन उन दोनों को ही पता नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगले दिन सुलेखा चली गई, लेकिन वो वादा करके गई कि वो राहुल से फिर मिलेगी। सुलेखा जंगल में लौट गई। नागराज ने उससे कहा, सुलेखा, कल रात को तुम कहाँ थी? वो एक दोस्त के घर में थी नागराज। देखो सुलेखा, तुम एक नागिन हो। किसी इंसान से दोस्ती मत करना। इंसान लालची होते हैं, वो बस अपने फायदे का सोचते हैं। जी नागराज, लेकिन मेरा दोस्त वैसा नहीं है। वो दयालु है, उसने मेरी मदद की। जो तुम ठीक समझो, लेकिन हमेशा चौकन्ना रहना। इंसान कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन तब तक सुलेखा राहुल के प्यार में खो गई थी। वो बार बार अपने आप से कह रही थी, नहीं नहीं, मेरा राहुल वैसा नहीं है, मेरा राहुल अच्छा है।
सुलेखा हर रोज जंगल से निकलकर शहर आने लगी और राहुल से मिलने लगी। राहुल के घर पर उसका आना जाना बढ़ गया। एक दिन उसने देखा कि राहुल के घर में एक कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। राहुल, ये कमरा बंद क्यों है? कुछ नहीं सुलेखा, उस कमरे में मेरे काम की चीजें हैं। तुम इस घर में कहीं भी जा सकती हो, बस उस कमरे में कभी मत जाना। सुलेखा ने राहुल की बात मान ली। राहुल और सुलेखा एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करने लगे, लेकिन दोनों ही अपने मकसद नहीं भूले। इतने में कुछ दिन बाद सुलेखा को उल्टियां होने लगी। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि सुलेखा के पेट में राहुल का बच्चा है। राहुल बहुत खुश हुआ। अरे वाह सुलेखा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मैं कुंवारी हूँ, किसी को पता चल गया तो क्या होगा? तो मुझसे शादी कर लो। वैसे भी बहुत जल्द मैं अमीर बनने वाला हूँ। अच्छा, वो कैसे? बनने के बाद बताऊंगा कि कैसे। सुलेखा जंगल में चली गई, लेकिन नागराज सब कुछ समझते हैं। उन्होंने सुलेखा को देखते ही बता दिया कि वो पेट से है। छी सुलेखा छी, मैंने सोचा था कि तुम नागिनों की रक्षा करोगी, नागमणि की पहरेदारी करोगी, और तुम एक इंसान के बच्चे को अपने पेट में पाल रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नागराज और सारे नागिनों ने मिलकर सुलेखा को बाहर भेज दिया। सुलेखा रोते हुए राहुल के पास चली आई। राहुल, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है सुलेखा, तुम अभी आराम करो। आज रात को मुझे कहीं जाना है। आज मेरा मकसद पूरा होने वाला है। आज मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। सुलेखा सो गई। रात को उसकी नींद टूटी, तब तक राहुल बाहर निकल चुका था। असल में उसे नागमणि का पता चल गया था। वो वही लेने गया था। वो जंगल में घुस गया और नागमणि को ढूंढने लगा। उधर सुलेखा नींद से उठकर घर के अंदर इधर उधर घूम रही थी। ऐसे ही वो उस बंद कमरे के बाहर चली आई। इस कमरे के अंदर है क्या, जरा देखूं तो। सुलेखा नागिन बन गई और दरवाजे के नीचे से कमरे के अंदर घुस गई। और वहां घुसते ही उसने जो देखा, उससे उसके होश उड़ गए। उस कमरे में नागिन और नागमणियों को लेकर बहुत सारी किताबें थी और दीवार पर राहुल के दादाजी की तस्वीर लगी हुई थी। अरे, ये तो वही है जिसने मेरे माँ बाप को मारा था। इसका मतलब राहुल इसी खूनी का पोता है। इसका मतलब राहुल नागमणि चुराने गया है। नहीं नहीं, मुझे अभी जाना होगा। सुलेखा तुरंत वहां से निकल गई। उधर राहुल को वो गड्ढा मिल गया जिसमें नागमणि थी। राहुल ने नागमणि निकाली और तभी नागराज वहां चले आए। बाकी नागिनें भी चली आई। देखो, मेरे पास मत आओ, मुझे नागमणि लेने दो। ये मेरे दादाजी का सपना था। तभी वहां सुलेखा चली आई। रुक जाओ राहुल, तुम ये नहीं कर सकते। सुलेखा, तुम यहाँ कैसे? कौन हो तुम? तभी सुलेखा नागिन रूप में आ गई और फिर से वापस सुलेखा बन गई। तुम एक नागिन हो? हाँ, नागमणि के चक्कर में तुम्हारे दादाजी ने मेरे माता पिता को मारा था। और तुम्हारे माँ बाप ने मेरे दादाजी को? तो फिर बदला पूरा हो गया। अब और खून खराबा करके क्या फायदा? मैं तुमसे प्यार करती हूँ राहुल। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ सुलेखा। तुम सही कह रही हो, लालच बुरी चीज है। नागराज, ये नागमणि आप रख लीजिए और सुलेखा को मेरे हाथों सौंप दीजिए। नागराज खुश हुए। बड़े ही धूमधाम से राहुल और सुलेखा की शादी हो गई। नागमणि नागराज के पास ही रही। कुछ महीनों बाद राहुल और सुलेखा की एक बेटी हुई और आखिर में प्यार की जीत हो गई।